अस्सलाम वालेकुम, सादिया मुनीर इज़ हियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आज मैं आपके सामने प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के 5 सेकंड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपको इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया उसको ही मज़ीद क्लियर करूँगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताया था, बट मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं शेयर किया था। आज मैं आपके साथ इसको मज़ीद डिटेल के साथ शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी, ताकि आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप अच्छी तरह से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें। तो चलिए आज हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का मज़ीद क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपके उसके साथ मैं आपको डिस्कस करती हूँ, किस तरह से आप उसमें वर्क कर सकते हैं। तो जी, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी, तो आप सबसे पहले हम करते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो क्योंकि हम लोग अभी हंटिंग कर रहे हैं, तो जस्ट मैं आपको हंटिंग पे ही सारा फ़ोकस रखूँगी अपना। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है, देन इसमें होता है लॉन्चिंग एंड देन है मार्केटिंग। सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करते हैं। डेफ़िनेटली जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सप्लायर ढूँढना है। सोर्सिंग क्या होती है कि हम उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं कि जहाँ से हम लोग अपने अच्छे प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल सकें। तो फिर हम सोर्सिंग करते हैं। जब हम उसकी सोर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्चिंग के लिए रेडी होती है। तो उसको फिर हम अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म पे हम उसको लॉन्च करते हैं ऑनलाइन, और देन हम उसको रैंक करवाने के लिए उसकी मार्केटिंग करते हैं। ये सब कुछ हम किस तरह करते हैं, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूँगी, ताकि सबसे पहले आपका एक कांसेप्ट क्लियर हो, तब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ शॉर्ट्स बनाती हूँ, ताकि आप लोग मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको देख के अच्छी तरह समझ सकें और आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो सकें। तो जी, सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो आपके पास होना ज़रूरी है वो है जी पेशेंस, क्योंकि अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। प्रोडक्ट हंटिंग में सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हंटिंग करने बैठते हैं तो आप लोग न्यूबी होते हैं। आप लोग को बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती। हंटिंग में बहुत कुछ आप न्यू एक्सप्लोर करते हो। बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। जब आप इसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। नई से नई चीज़ें जो आपके सामने आती हैं और आपको पता चलता है कि आपने उसको किस तरह हैंडल करना है। तो इस प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपके पास सब्र होना बहुत ज़रूरी है। साबित कदमी इसमें बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 1 दिन हंटिंग करें, 2 दिन हंटिंग करें, आप ये कहें जी कि मुझे तो प्रोडक्ट्स मिल ही नहीं रही, तो मैंने ये काम नहीं करना। ऐसे नहीं करना, आपने पूरी मेहनत के साथ इस पे वर्क करना है। तो इंशाल्लाह जब आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको सक्सेस भी डेफ़िनेटली मिलेगी। ये नहीं होगा कि आप वेरी फर्स्ट डे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसके लिए आपको ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो आगे जाके रैंक होगी। अगर आप हंटिंग अच्छी नहीं करेंगे, तो फिर आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी या नहीं होगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। जो हम अपना रिस्क मिनिमाइज़ करते हैं, हम अपना सारा रिस्क जो मिनिमाइज़ करते हैं वो हंटिंग में ही करते हैं। हंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी हंटिंग की स्किल अच्छी है, तो आपकी प्रोडक्ट डेफ़िनेटली और ज़रूर जो है वो रैंक हो जाती है। उसका आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आते हैं और बहुत जल्द आते हैं। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम है, लेकिन जब आप स्किल को सीख लेते हैं, तो हंटिंग आप बहुत मज़े से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका सब्र होना ज़रूरी है। तो आपने परेशान नहीं होना जी कि मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिली, तो अब मैंने ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। आप मुसलसल करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। लेकिन वेरी फर्स्ट डे किसी को प्रोडक्ट नहीं मिलती। वेरी फर्स्ट डे तो मुझे भी नहीं मिली थी, मैंने भी इससे बहुत स्ट्रगल की थी। सारा-सारा दिन बैठ के हंटिंग करनी, रात को करनी, बट कुछ भी हासिल नहीं होना। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं इस पे मुसलसल लगी रही और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी लगे रहेंगे तो आप भी सक्सेसफुल होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी सक्सेसफुल हूँ। रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि हंटिंग में ही हम सारा अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि हंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हंटिंग में ही हम हर चीज़ को देखते हैं। हंटिंग में हमने हर चीज़ को देख के देन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ये नहीं कि बस हमने उसका सरसरी सा एनालिसिस किया, उसको लॉन्च कर दिया, ऐसे नहीं होता। उसके लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी पड़ती है। हम लोग हर चीज़ को देख के
इसका ठीक तरह से एनालिसिस करने के बाद देन हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमारा जितना भी रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रोडक्ट हंटिंग में ही कर सकते हैं। अगर आपकी हंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अपने रिस्क को नहीं कम कर सकते। रिस्क को कम करने के लिए आपकी हंटिंग की स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद हम लोग अपने कंपेटिटर की रिसर्च करते हैं। कंपेटिटर रिसर्च क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने चूज़ की है, उसके लिए आप अपना कंपेटिटर बनाते हैं। ठीक है, कंपेटिटर हम क्यों चूज़ करते हैं? हम कंपेटिटर की कीवर्ड्स को देखते हैं, उसकी सेल्स को देखते हैं, उसकी ईच एंड एवरीथिंग को देखते हैं क्योंकि जब हम अपनी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, तो हमें उसका जो बाकी एनालिसिस है वो कंपेटिटर से ही मिलता है। जैसे हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालना है तो अपने कंपेटिटर के एसइन को पुट करके रेवेन्यू कैलकुलेटर में वहाँ से हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। वहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि हम किस रेंज में हम लोगों ने जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करने हैं, हमारी जो टारगेट प्राइस है वो क्या है। और इसके अलावा हम अपने कंपेटिटर्स के जो है ना रिव्यूज़ उनमें नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर इसको नेगेटिव रिव्यूज़ आए हैं तो किस वजह से आया है? इसकी प्रोडक्ट में क्या ऐसी कमी है जो इसको बायर ने जो है नेगेटिव रिव्यूज़ दे दिया है। तो हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि हम अपनी क्वालिटी जो है उससे बेटर कर लें ताकि हम उस चीज़ से बच सकें। तो इसके लिए कंपेटिटर रिसर्च जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है और उसपे आपको बहुत डीपली एनालिसिस करना होता है। देन ही आप उसमें से हर चीज़ को इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल सेल्स स्ट्रैटेजीज़ यही होती है कि हम लोग अपनी ये आपके सामने दिख रहा है प्रॉफिटेबल सेल्स स्ट्रैटेजीज़ के लिए सबसे पहले तो ये मस्ट है कि आपकी जो प्रोडक्ट की रेंज है ना, मीन्स कि जो उसकी सोर्सिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो $15 होनी चाहिए। $15 प्लस जो है उसमें आपको से प्रॉफिट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चीप प्राइस में जाएँगे, तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाएगा। क्योंकि आपने जो आपने प्रॉफ़िट जो आपके सेलिंग प्राइस होते हैं उसमें से आपने अमेज़न को फ़ी भी देनी है, शिपिंग फ़ी भी देनी है, अमेज़न के वेयरहाउस के चार्जेज़ भी देने हैं। हर चीज़ देने के बाद आपको अपना प्रॉफ़िट अंदर से निकालना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना सेलिंग प्राइस वो थोड़ी-सी अच्छी होनी ज़रूरी है। देन ही आप उसमें से आप अपना अच्छा प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। और कोशिश करें कि आप लोग वो प्रोडक्ट हंट करें जिनकी जो जिनकी जो प्राइस है वो थोड़ी अच्छी हो, लेकिन उनकी जब आप सोर्सिंग करें तो वो आप चीप प्राइस पे करें। अच्छा जी, देन हम चलते हैं आइडियाज़ फॉर प्रोडक्ट हंटिंग कि आपने अगर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको आइडियाज़ जो हैं वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? कहाँ से आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं? क्योंकि शुरू में आप बिल्कुल न्यूबी होते हैं, तो आप लोग के माइंड में फ़ौरन से कोई भी आइडिया नहीं आता है। जब आप इस फ़ील्ड में आ जाते हैं, फिर आप डे बाय डे समझते हैं, खुद ब खुद आपके माइंड में जो है ना आइडियाज़ आते रहते हैं। आपको खुद ब खुद कोई ना कोई आपके माइंड में प्रोडक्ट आ जाती है, आप उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एज़ अ न्यूबी ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा-सा गाइडलाइन दे रही हूँ कि आप जो है प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जैसे आप घर में हैं, आपके घर में छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं, आपकी किचन में छोटी-छोटी चीज़ें, आपके गैजेट्स यूज़ होते हैं, आपके वॉशरूम्स में, होम एक्सेसरीज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो लाइट वेट भी हो, जिनका यूज़ भी ज़्यादा हो। डेफ़िनिटली किचन की एक्सेसरीज़ ऐसी हैं जो हर घर में यूज़ होती हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, यूके है, यूएस है, हर जगह में होम की जो मतलब किचन की एक्सेसरीज़ है वो तो यूज़ होनी ही होनी होती है। तो हमें अपने किचन में से बहुत से आइडियाज़ मिल जाते हैं। इसी तरह घर में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जहाँ से हम लोग आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जैसे आप घर के बाद अगर जैसे आप फ्रेंड सर्कल है, आप लोग कहीं आते हैं अपनी फैमिलीज़ में या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो उसी उसी डिस्कशंस के दौरान कुछ न कुछ आपको आइडिया मिल जाता है। आप किसी भी एक टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे आप टॉपिक से फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। इसी तरह जो है बात करते-करते कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई बात आपके माइंड को क्लिक कर जाती है। तो इस तरह आपको आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक हो गया जी, इससे नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सोशल मीडिया में जैसे फ़ेसबुक से आप बहुत आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से आप बहुत आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट से आपको बहुत आइडियाज़ मिल सकते हैं। टिकटॉक से आपको बहुत आइडियाज़ मिल सकते हैं। यूट्यूब से आपको बहुत आइडियाज़ मिल सकते हैं। क्योंकि जब आप इस फ़ील्ड में आ जाते हैं तो आपका जो माइंड है खुद ब खुद इस साइड पे आ जाता है।
और फिर आप हर चीज़ में से कोई ना कोई चीज़ निकाल लेते हैं। आपका जो माइंड है वो खुद ब खुद ओपन होता रहता है। शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसे आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब आप वैसे जाते हैं लैंडमेड का प्रोडक्ट्स अपनी घर की एक्सेसरीज़ लेते हैं और आ जाते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे देखें ना, अब घर में आपको कुछ मखसूस चीज़ें मिलेंगी, फ्रेंड सर्कल में भी, सोशल मीडिया में, लेकिन शॉपिंग सेंटर्स में हर कैटेगरीज़ होती हैं। मोमेंट किचन की अलग से कैटेगरी है, वहाँ उसकी एक्सेसरीज़ अलग पड़ी होंगी। इसके अलावा ब्यूटी की एक्सेसरीज़ अलग पड़ी होंगी, पेट सप्लाइज़ की अलग पड़ी होंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि उस शॉपिंग मॉल में मिलती हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत से आइडियाज़ मिल सकते हैं, वहाँ से आपको छोटी-छोटी चीज़ें मिल सकती हैं, जो कि आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसको देख के आपके माइंड में आ जाती है कि ये चीज़ भी है, इसको भी चेक किया जा सकता है। तो आप उसकी पिक्चर बना लें या किसी तरह भी, तो आप उसको घर आके चेक कर सकते हैं, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है, कैसी नहीं है। शॉपिंग सेंटर इस लिहाज से बहुत अच्छा है। वहाँ से आपको बहुत आइडियाज़ मिल सकते हैं। जैसे आप किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल पे जाएँगे तो वहाँ पे तो बेबहा चीज़ें होती हैं और वहाँ से जितने आइडियाज़ आप जनरेट कर सकते हैं, आपकी सोच है। तो जी, ये आपकी सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन होगी। सेल्फ ऑब्ज़र्वेशन में जैसे आप होम से आइडियाज़ ले सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से ले सकते हैं, सोशल मीडिया से ले सकते हैं, शॉपिंग सेंटर से ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वेब एंड मार्केट प्लेसेस। मीन्स के कौन-सी वेब्स हैं और कौन-सी मार्केट प्लेसेस हैं जिनसे आप मज़ीद आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। या देखिए, जैसे वेब्स में हमारे पास ईबे है, शॉपिफ़ाई है, एटसी है, अमेज़न है, विश यूके, यूएसए, यूईयू, इसके अलावा और भी बहुत सी वेब्स हैं जिनसे आप लोग आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं है, तब भी अगर आप उनको ओपन करेंगे तो आपके सामने इतनी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इतनी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। जैसे आप उनकी किसी एक कैटेगरी को ओपन कर लेंगे तो उसी एक कैटेगरी में आपको बेबहा प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे। उनकी सब कैटेगरीज़ में आपको इतनी प्रोडक्ट्स मिलती जाएँगी। आप किसी एक ही कैटेगरी को आप खोलने बैठ जाएँ तो आपको 3-4 घंटे लग जाएँ, अब उस कैटेगरी से आपको बहुत सी चीज़ें मिलती जाएँगी। अच्छा जी, इसके अलावा वेबसाइट कौन-सी हो सकती हैं, मार्केट प्लेसेस कौन-सी हो सकती हैं? जैसे चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं, ठीक हो गया, अलीबाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया। अलीबाबा और अली एक्सप्रेस पे ऐसी-ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते। आप उसको क्या करें, उनकी ऐप अपने मोबाइल्स पे डाउनलोड कर लें, उनके साथ अकाउंट ओपन कर लें और उसके बाद आप उसपे से बेबहा आइडियाज़ ले सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं। आप कुछ भी रैंडमली लिख लेंगे, तो आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएँगी। वहाँ से आपको मज़ीद आइडियाज़ मिल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे तो इतनी चीज़ें हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते। शायद आपको एक शॉपिंग सेंटर में भी चीज़ें ना मिले जितनी आपको उन वेबसाइट से मिल सकती हैं। ठीक हो गया, अब हंटिंग के लिए डेफ़िनिटली जैसे आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशंस भी होगी, उसके बाद आपकी वेब एंड मार्केट प्लेसेस भी होगी, आपको आइडियाज़ जनरेट होंगे। तो उनको फिर देखने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं। कुछ टूल्स हैं जिनके ज़रिए फिर हम लोग अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है। तो उसके लिए हमें टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है एंड गूगल कीवर्ड प्लानर है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हीलियम 10 का यूज़, जंगल स्काउट का, गूगल कीवर्ड प्लानर का, कि इनकी आप लोग फ्री एक्सटेंशंस जो है वो अपने कैसे कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र पे उसके आप एक्सटेंशन कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। क्योंकि अभी मैं अगर आपको हर चीज़ बताऊँगी तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आपके माइंड में एक चीज़ रह जाएगी, एक चीज़ निकल जाएगी, इसकी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको वन बाय वन लेके चलूँगी, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोग के माइंड में ना रहे। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसी टेक्नीक है कि इसमें आपके कांसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हंटिंग पे ही डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का रैंक होना और हम अपने सारे रिस्क जो है ना वो जितने मिनिमाइज़ करते हैं, तमाम रिस्क हम मिनिमाइज़ करते हैं अपनी हंटिंग के दौरान ही। ठीक हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हमारा नेक्स्ट क्या है? जी, तो उसके बाद हम कहते हैं की एलिमेंट्स ऑफ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। क्या इसके लिए अब आपके सामने ये आपको स्क्रीन शो हो रही है, तो अब मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ आपके सामने डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोग के सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हाई डिमांड क्या होता है कि उसको बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हो, मीन्स कि उसको मंथली में उस मार्केट में 5000 प्लस, 6000 प्लस, 10,000 प्लस, मीन्स कि जितने मर्ज़ी उसको रिसर्च कर रहे हो। ये नहीं कि 1000 2000 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यूके का बताया था और यूएसए का बताया कि यूके में आपका
6000 प्लस होना चाहिए, यूएस में 10,000 प्लस। ये मिनिमम है, मैक्सिमम जहाँ मर्ज़ी चला जाए। ये जस्ट मैंने आपको इसका मिनिमम बताया है, मैक्सिमम तो जहाँ भी चला जाए। हाई डिमांड हो कि उसकी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड हो, उसको लोग सर्च कर रहे हों, उस मार्केट में यूज़ हो रही हो, ठीक है, उसको लेने वाले बहुत ज़्यादा हों, उसके बाद लो कॉम्पिटिशन मीन्स कि उसको लोग तो बहुत पसंद कर रहे हो, लेकिन उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो। मीन्स कि उसमें इतने सेलर्स ना बैठे हों कि आप लोग के लिए वहाँ जगह बनाना मुश्किल हो जाए। जैसे अब आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएँगे, वहाँ पे सारे ब्रांड बैठे होंगे, तो अगर आप वहाँ पे अपनी एक लोकल शॉप लेके बैठ जाएँगे, तो आप वहाँ पे कभी भी प्रोमिनेंट नहीं होंगे। कोई भी आपकी शॉप पे नहीं आएगा, ठीक हो गया? तो आपने अ, जब आपने मार्केट चूज़ करनी है, तो आपने देखना है कि उसका कॉम्पिटिशन जो है ना बहुत कम हो। वहाँ पे इतने ज़्यादा सेलेक्ट ना हो कि आपके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाए। आप उसको ये भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे हों जो बिल्कुल न्यूबीज़ हों। और अगर उसमें मोस्टली न्यूबीज़ बैठे होंगे तो डेफ़िनेटली आपकी जगह बनाना वहाँ पे आसान हो जाएगी। गुड मार्जिन एंड प्रॉफिट आपने अपनी प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपने एटलीस्ट 25% प्लस रखना है। अमेज़न की सारी फीसेस अपनी कॉस्ट निकालने के बाद आपको पर प्रोडक्ट जो है 25% प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। और ये प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी। नॉट बी सीज़नल अब आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ नहीं करनी जो जस्ट एक सीज़न के लिए हो। जैसे हमारे पाकिस्तान में सर्दियाँ आती हैं तो लेदर की जैकेट्स बहुत सेल होती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ खत्म होगी लेदर की जैकेट्स की सेल खत्म हो जाएगी। तो ये क्या प्रोडक्ट है? ये सीज़नल प्रोडक्ट है कि मीन्स कि उसकी एक सीज़न आया उसके बाद वो आउट ऑफ सीज़न होगी। इसी तरह आप जैसे सम टाइम ऐसा होता है कि आप हंटिंग करने बैठे हैं तो अगर उनका वहाँ पे क्रिसमस चल रहा हो तो डेफिनिटली जो क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। उस टाइम तो आपको वो लगेगी कि ये प्रोडक्ट बहुत हाई डिमांड है। लेकिन आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ ना कर बैठें जो कि सीज़नल हो। आप वो 1 माह उसकी सेल होगी उसके बाद क्या होगा उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो हम लोग कैसे देखते हैं कि सीज़नल है या नहीं सीज़नल तो ये हमें गूगल ट्रेंड बताता है। हम उसका गूगल का ट्रेंड चेक करते हैं। इसके अलावा हम लोग हीलियम की जो एक्सटेंशन होती है, वहाँ पे हीलियम के ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सीज़नल है या नॉट बी सीज़नल है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं नो लीगल इश्यू। नो लीगल इश्यू से मुराद ये है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी जिस पे अमेज़न आपसे सर्टिफ़िकेट्स माँगे। ठीक है, मीन्स के जो इन्हेल करने वाली प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोई मेडिसिन्स वगैरह होगी या जैसे विटामिन्स हो गए, कोई सप्लीमेंट्रीज़ हो गए या फेस पे डायरेक्ट अप्लाई करने वाली जैसे ब्यूटी क्रीम्स हो गई, ऐसी चीज़ें जो है ये बेबी प्रोडक्ट्स होगी, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है क्योंकि इन पे अमेज़न आपसे सर्टिफ़िकेट माँगेगा, वो आपसे कहेगा कि मुझे मेरी ही लैब के वो सर्टिफ़िकेट्स थे जहाँ जिस पे ये चीज़ें हों कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपके लिए या आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। तो एज़ अ न्यूबी ऐसी प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं जाते क्योंकि इसमें एक वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं और आपके लिए ऐसी प्रोडक्ट्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने एज़ अ न्यूबी ऐसी प्रोडक्ट से जो है दूर ही रहना है, ऐसी प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है। सेलिंग प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी सेलिंग प्राइस अच्छी होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। आपकी सेलिंग प्राइस $15 प्लस होनी चाहिए, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आ सकता है। जितनी चीप प्राइस में आप जाएँगे उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कम होता जाएगा। कैन बी इम्प्रूव्ड ईज़िली ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो कि चलने वाली हो। ये ना हो कि उसका ट्रेंड आया और उसके बाद बस ये प्रोडक्ट खत्म हो गई। ऐसी प्रोडक्ट हो जो लॉन्ग टाइम चले, जिसकी डिमांड हो और वो उसकी डिमांड बढ़े ना कि उसकी डिमांड कम हो। जब आप इस फील्ड में आते हैं तो खुद ब खुद आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट मुझे चाहिए और कौन-सी नहीं चाहिए। और प्रोडक्ट देख के भी आपको आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है, इन द लॉन्ग टाइम ये प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं चलने वाली। क्योंकि एक होती है सीज़नल एक होती है ट्रेंडी। ट्रेंडी क्या होता है जैसे किसी चीज़ का फैशन आया जी, ट्रेंड आया उसके बाद कुछ अरसे बाद वो खत्म हो गया तो प्रोडक्ट फ्लॉप होगी। ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं लेनी, प्रोडक्ट वो लेनी है जो साल-हर-साल चलने वाली हो, जो फॉरएवर ग्रीन प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट साइज़ एंड वेट अगर आप प्रोडक्ट का जो साइज़ एंड वेट है जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 2 लेस दैन 2 केजी अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो उसमें आपकी शिपिंग फीस भी ज़्यादा होगी, डेफ़िनेटली आपके अमेज़न के जो मंथली चार्जेज़ हैं वो भी ज़्यादा होंगे और इस तरह आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपको पहली बात तो ये जो इनकी जो वेटेड होती हैं प्रोडक्ट्स उनकी प्राइस भी थोड़े मीन्स के जो आपको प्रोडक्ट जो सेलिंग प्राइस आपकी जो सोर्सिंग प्राइस वो भी कम ज़्यादा होती है, उसमें अगर आपको शिपिंग फी भी ज़्यादा पे करनी पड़ती है वेट की वजह से। फिर आगे अमेज़न वेयरहाउस की फीसेस भी बढ़ जाती हैं, उसकी शिपिंग फी भी बढ़ जाती है, तो फिर आपका जो प्रॉफ़िट है बिल्कुल ही
माइनस में चला जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट का जो साइज़ है ना और जो वेट है, वो नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट की टाइप क्या होनी चाहिए? ऐसी प्रोडक्ट आपने चूज़ नहीं करनी जो टूटने वाली हो या जो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है? जिनकी एक्सपायरी डेट्स हो, ऐसी प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी चूज़ नहीं करनी। क्योंकि अगर आप कोई लिक्विड प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर तो वो सेल होगी ठीक है, अगर वो सेल नहीं होगी, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, तो आपकी प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगी, आपकी मनी भी वेस्ट हो जाएगी। इसी तरह जैसे आप ग्लास वाले प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, आपने कोई एक जैसे आप लोग से के लिए कि आप लोग वाइन ग्लास सेल कर रहे हैं, अब अगर जैसे आपकी वो पैकिंग है डेफिनिटली आपने उसको चाइना से सोर्स करना है, अमेज़न वेयरहाउस आने तक अगर आपका कोई एक पीस भी डैमेज हो गया तो आपके जो एक पैक है अगर उसमें से एक भी ग्लास टूट गया तो आपकी वो पैकिंग जो है वो आपका सेट जो है वो खराब हो जाएगा क्योंकि आपने फिर अपने कस्टमर को 5 तो नहीं ना देने, आपकी तो मनी वेस्ट होगी, आपका तो लॉस हो गया। तो इसलिए अपनी प्रोडक्ट की टाइप जो है ना वो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। एक लिक्विड प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना आपने और टूटने वाली चीज़ों के साथ आपने बिल्कुल नहीं जाना। मेथड्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग इसको मैं थोड़ा-सा आपके साथ मज़ीद क्लियर कर दूँ। मैनुअल मेथड क्या है जी? मैनुअल मेथड ये है कि आप लोग बेस्ट सेलर्स की लिस्ट ओपन कर लें। बेस्ट सेलर्स लिस्ट को ओपन करके वहाँ पे आपके पास कैटेगरीज़ आएँगी, फिर उनकी सब कैटेगरीज़ आएँगी। उनमें से आप किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ कर लें, होम एंड किचन की कर लें, ऑफ़िस प्रोडक्ट्स की कर लें, इसके बाद होम एंड गार्डन की कर लें। किसी प्रोडक्ट को चूज़ करके उसके बेस्ट सेलर्स में से जो-जो बेस्ट सेलर्स हैं, उनकी आप लिस्टिंग को ओपन करके देखें, वन बाय वन उनका एनालिसिस करें। वहाँ से भी आपको प्रोडक्ट्स जो है ना, अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ये तो जस्ट मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगी क्योंकि जब तक आपके पास क्राइटेरिया नहीं होगा, आपको उसका क्राइटेरिया क्लियर नहीं होगा, तो आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका क्राइटेरिया जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है कि अमेज़न प्राइवेट लेबल का हंटिंग क्राइटेरिया क्या है? किस क्राइटेरिये पे मैंने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है? तो सबसे पहले हम लोग बेस्ट सेलर्स में देखते हैं। अच्छा जी, बेस्ट सेलर्स के बाद आप आज आ जाते हैं मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर में से आपको बहुत सी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। वहाँ से भी आप प्रोडक्ट से आइडियाज़ ले सकते हैं। इसी तरह जैसे बेस्ट सेलर में आप लोग कैटेगरीज़ आती हैं, इनकी भी कैटेगरीज़ होती हैं। आप जिस कैटेगरी को किसी भी कैटेगरी को ओपन कर लें, फिर उसकी कैटेगरीज़ को देखें और वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएँगी। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है न्यू रिलीज़ेज़। जी, न्यू रिलीज़ेज़ में वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो बिल्कुल न्यूबी सेलर्स होते हैं, जो जस्ट प्रोडक्ट को लॉन्च करके बैठे होते हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं क्योंकि देखिए अगर वो एक बंदा न्यू आया है, वो प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठा है, डेफ़िनेटली उसने उसका एनालिसिस किया है, उसकी हर चीज़ को देखा है, उसमें उसका प्रॉफ़िट मार्जिन है, देन वो उसको उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आया है। तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा, आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं क्योंकि अगर वो न्यू है, तो आपकी भी जगह बनाने की वहाँ मीन्स कि आप भी वहाँ अपनी जगह बना सकते हैं, तो न्यू रिलीज़ेज़ में भी आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोर्स भी है जी, उसके बाद ब्रांड एनालिटिक्स है। अच्छा जी, ब्रांड एनालिटिक्स क्या होता है कि आपने ब्रांड का जो है एनालिसिस करना होता है, कि अब ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं आपने लेके जाना जो कि एक ब्रांड सेल कर रहा हो। जैसे नाइकी एक ब्रांड है, तो नाइकी की चीज़ को आप नहीं सेल कर सकते, ना ही नाइकी के मुकाबले में आके आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अब बेशक नाइकी शूज़ सेल कर रहा है, आप किसी और का ले आएँ, तो डेफ़िनिटली जो नाइकी के यूज़र्स हैं, वो नाइकी को ही प्रेफ़र करेंगे, वो आपके ब्रांड को नहीं उठाएँगे। इस तरह और भी बहुत जैसे ब्रांड्स हैं, मीन्स कि जो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं ना, उनसे आपने जो है अवॉइड ही करना है। ब्रांड को एनालिसिस कैसे करते हैं कि इसमें ब्रांड डोमिनेशन है या नहीं है, वो हम टूल्स के ज़रिए करते हैं। वो हमें टूल्स बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में ब्रांड है या नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड होता है, वहाँ पे हम लोग नहीं जाते। अमेज़न बेसिक्स भी यही है कि जी जहाँ अमेज़न भी जो खुद एक ब्रांड ही है और अमेज़न अच्छी प्रोडक्ट्स में हमेशा खुद से होता है। जहाँ पे अमेज़न की जो है प्रेज़ेंस वो ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि जहाँ पे बार-बार अमेज़न रिपीट हो रहा हो, वहाँ पे फिर एज़ अ न्यूबी सेलर आपके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अमेज़न को कम्पीट नहीं कर पाते। जिस तरह हम ब्रांड को नहीं कर पाते, इस तरह हम अमेज़न को भी नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक मेथड क्या है जी? ब्लैक बॉक्स इन हीलियम 10। अच्छा जी, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको ब्लैक बॉक्स का यूज़ बताया हुआ है और बड़ी डिटेल्स में बताया है कि ब्लैक बॉक्स को किस तरह यूज़ करके आप अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। उसमें कुछ हम क्राइटेरियाज़ होता है, उनको फिल करना होता है, हम फ़िल्टर्स लगाते हैं, सर्च वॉल्यूम का, बीएसआर का, इसके अलावा रिव्यूज़ का, आप अपनी प्राइस का लगा सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको जैसे क्राइटेरिया क्लियर हो तो आप अपना सारा क्राइटेरिया वहाँ पे लगा सकते हैं कि मेरा सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए,
मेरे रिव्यूज़ इतने होने चाहिए, जो मेरा मंथली रेवेन्यू इतना होना चाहिए, मंथली सेल्स इतनी होनी चाहिए, जो इसके मंथ के बाद इसकी जो प्राइस है वो इतनी होनी चाहिए। तो वहाँ जहाँ जो-जो आपको क्राइटेरिया वहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद उसको सर्च करेंगे तो ब्लैक बॉक्स आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक ही प्रोडक्ट्स निकाल के देगा। इस तरह क्या होता है कि आपके लिए ईज़ी हो जाता है। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंडर इन कीपा है। जिस तरह हीलियम में हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं, इसी तरह हम कीपा में प्रोडक्ट फाइंडर को यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट फाइंडर में भी हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स लगाते हैं, मीन्स के प्रोडक्ट फाइंडर में प्रोडक्ट्स को लगा के उसको हम उसी तरह फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद हम उसको चेक करते हैं कि क्राइटेरिया हम फिल करते हैं अपने सर्च वॉल्यूम वाला ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल सेम जैसे ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं, इसी तरह हम लोग कीपा यूज़ करते हैं। कीपा में फ़िल्टर लगाने के बाद सर्च कर देते हैं, तो कीपा भी हमें अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल के दे सकता है। तो आई थिंक सो कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप लोग काइंडली इसको अच्छी तरह समझें ताकि आप अपनी मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हों। मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और आइकन बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।